नमस्कार दोस्तों, एआईसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। और दोस्तों लोग बिहार स्टेट या बिहार शिक्षक भर्ती में भूगोल के विषय में अध्ययन कर रहे थे। कल की वीडियो में मैंने आपको भारत की वनस्पति के बारे में बताया, वनों के प्रकार के बारे में बताया तथा ये वन किस प्रकार से किन किन क्षेत्रों में होते हैं उसके विषय में मैंने आपको समझा दिया। आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे भारत की जनसंख्या और नगरीकरण के बारे में। देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनसंख्या और नगरीकरण। यहाँ से मोस्टली एक दो क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाता है, कोई भी एग्जाम हो। जनसंख्या चूंकि इस समय देश की बहुत बड़ी समस्या है, इसलिए आपको एक दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम जनसंख्या और नगरीकरण के टॉपिक को समझेंगे और यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए, जनसंख्या और नगरीकरण, बात करें जनसंख्या की, जनसंख्या क्या होती है उसको हम समझते हैं। देखिए, किसी निश्चित समय में और निश्चित क्षेत्र में, किसी निश्चित समय और निश्चित क्षेत्र में रहने वाले या वास करने वाले मानवों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, ये तो इजी है भाई। एक क्षेत्र में कितने मानव रह रहे हैं उसको हम क्या कर देंगे? जनसंख्या बोल देंगे। ये तो हमारा छोटा टॉपिक हो गया। अब मुद्दा ये आता है कि भारत में इसकी चर्चा पहले कब होती है? कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने नोटिस किया यार, कोई अभी कभी आप सोचिए, कोई अपने बाल गिनेगा? ये कोई गणना होती है? देश में कितने लोग रह रहे हैं कौन गिनने जा रहा है? लेकिन जब अंग्रेजों का शासन था हमारे यहाँ, तो एक अंग्रेज ने इसको नोटिस किया कि पहले हम देखते हैं कि भारत की जनसंख्या कितनी है या भारत में कितने लोग, किस प्रकार के लोग रह रहे हैं, उस हिसाब से हम अपनी योजना को बनाएंगे। तो अंग्रेजों ने अपना काम निकालने के लिए ये काम प्रारंभ किया। तो सबसे पहले जिसने जनसंख्या पर ध्यान दिया उसका नाम था लॉर्ड मेयो। क्या नाम था? लॉर्ड मेयो। 1872 में ये उस समय क्या था? वायसराय था। ठीक है, ये क्या था भैया? वायसराय था। ठीक है, 1872 में लॉर्ड मेयो वायसराय था। इसने अपनी सहूलियत के लिए, ब्रिटिश शासन को चलाने के लिए पहली बार इसने जनगणना करवाई। ठीक है, पहली बार क्या करवाई? जनगणना करवाई। तो आपसे जब भी पूछेगा भारत की जनगणना पहली बार कब हुई थी? 1872 में। 1872 में जब इसने जनगणना करवा ली तो उससे इसको काफी हेल्प मिली, काफी मदद मिला। और इस बात को जब धीरे धीरे इसके बाद आया लॉर्ड रिपन, इसने भी इस बात को क्या किया? नोटिस किया कि जनगणना के बाद में हमें काफी सारी चीजें हमारे लिए आसान हो गई। जैसे किस राज्य में कितने सैनिक रखने हैं, कहाँ पे क्या क्या सुविधाएं रखनी है, कहाँ पे पानी की कमी है, कहाँ पे हमारे सेना के गोला बारूद बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जनगणना के दौरान ये जगह जगह जाते थे और वहां का मुआयना करते थे। तो लॉर्ड रिपन ने जब इसको देखा तो ललचिया गया। ठीक है, और ललचिया किसने दूसरी जनगणना कब करवा दिया? 1881 में। ठीक है, 1881 में इसने दूसरी जनगणना करवा दिया। क्या करवा दिया? दूसरी जनगणना को इसने करवा दिया। और करवाने के बाद इसने देखा लगभग मोटा मोटा देखे, ठीक है, मोटा मोटा देखे तो 10 साल का अंतर आया। कितने का? 10 साल का। और इसने कहा कि अब से प्रत्येक 10 साल पर जनगणना की जाएगी। भारत की जनगणना प्रत्येक 10 साल पे अब से की जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ भारत की जनगणना का इतिहास। लॉर्ड मेयो ने सबसे पहले 1872 में कराया। तो भारत की जनगणना सबसे पहले कब हुई? 1872 में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो। किसने जनगणना को कंटिन्यू कर दिया या किसने कह दिया कि अब से जनगणना हर 10 साल पे होगी? किसने कह दिया? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, किसने कह दिया? लॉर्ड रिपन ने। चूंकि वर्तमान समय में 2023 चल रहा है, लेकिन अभी भी 2023 या 2020 के बाद से या 2011 के बाद से कोई जनगणना नहीं हुई है। तो लास्ट बार, अंतिम बार जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? 2011 में। 2011 में। और आने वाले एग्जाम में इसी जनगणना से आंकड़ा पूछा जाता है। क्योंकि देखिए, करंट अफेयर है, करंट अफेयर आप पढ़ रहे हैं तो वहां पे डेटा बदल जाएगा। लेकिन अगर आपसे फिक्स चीजें पूछ रहा है या जनगणना के अनुसार पूछेगा
2011 की जनगणना के अनुसार पूछेगा तो आपको यही वाला डेटा देना है, क्योंकि इसके बाद का डेटा अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो यहां से हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को समझेंगे। पहले उसके पहले थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। जैसे अंतिम जनगणना हमारे यहाँ कब हुई है? 2011 में। 2011 में। और अंतिम गणना के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर चंद्रमौली। ठीक है, कौन थे भैया? डॉक्टर चंद्रमौली। इनके ही नेतृत्व में भारत की अंतिम जनगणना 2011 में की गई। अच्छा, 2011 में जब जनगणना की गई उसके पहले कितनी हो चुकी थी ये गिन लेते हैं। उसके पहले कितनी हो चुकी थी? देखिए, 1872 में हुई पहली, दूसरी कब हुई? 1881 में। फिर इसने कह दिया कि अब 10 साल के बाद कंटिन्यू होगा, तो 10 साल के बाद मतलब 1991 में, 1901 में, 1911 में, 1921 में और 1931 में, 1941 में, 1951 में, 1961 में, देखिए 1971 में, 1981 में, 1991 में, 2001 में और 2011 में। अगर इस प्रकार हम मोटा मोटा देखें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी कि 15वीं जनगणना है हमारी 2011 की। ठीक है, सबसे अंतिम जनगणना कौन सी है? 2011 वाली। नंबर के हिसाब से कौन सी है? 15वीं। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि हमारी अंतिम जनगणना जो है या लेटेस्ट जनगणना जो की गई है वो किस नंबर की है? तो 15वीं नंबर की है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमा के एक बार पूछ लिया था कि स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना हमारे यहाँ देखने को मिली है? स्वतंत्रता के बाद, यानी कि जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ उसके बाद हमें गिनना है। तो देखिए 1947 के बाद में ये आता है 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7वीं जनगणना है आजादी के बाद, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में 7वीं जनगणना है 2011 वाली। और ओवरऑल लिया जाएगा तो 15वीं जनगणना है हमारी 2011 की जनगणना। क्लियर हो गया? छोटा सा टॉपिक था, समझ में आपको आ गया। अब यहीं से कुछ और चीजों को हम जोड़ते हैं। देखिए, शुरुआत में जब जनगणना किया गया 72 में, 81 में, 91 में, 1 में, 11 में, तो जनगणना में मतलब लोगों की संख्या में वृद्धि तो हो रहा था, लेकिन एक हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके, जैसे 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख ऐसे बढ़ रहे थे। लेकिन 1921 में अचानक संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। 1911 से लेकर के 1921 के बीच में अचानक जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ गई, बहुत तेजी से बढ़ गई। मतलब अनएक्सपेक्टेड, मतलब समझ लीजिए कि जो 2 4 6 बढ़ रहे थे वो 100 200 बढ़ गए। अब आप समझिए, कभी आपको एक काम न मिला हो, अचानक 10 मिल जाए तो मुंह तो फटा रह जाएगा। इसलिए लोगों ने इसको कहा, बाप रे, ये जो युग है कौन सा है? महाविभाजक युग या महाविभाजक वर्ष। महाविभाजक वर्ष, महाविभाजक वर्ष मतलब इसके पहले जो जनसंख्या थी वो नॉर्मल ही थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रही थी, लेकिन इसके बाद जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई, बहुत तेजी से वृद्धि हुई। इसलिए 1921 को क्या कहा जाता है? 1921 को कहा जाता है महाविभाजक वर्ष। ठीक है, महाविभाजक वर्ष क्या कहा जाता है? महाविभाजक वर्ष। क्लियर हो गया? आपने क्या सीखा? आपने जनसंख्या के बारे में सीख लिया, पहली जनसंख्या गणना कब हुई वो सीख लिया, दूसरी कब हुई वो सीख लिया, अब तक कितनी हो चुकी है आपने सीख लिया, और स्वतंत्रता के बाद कितनी जनसंख्या गणना हो चुकी है वो भी आपने समझ लिया। साथ ही साथ आपने ये देखा कि महाविभाजक वर्ग कौन था और क्यों था। वर्ष, ठीक है, वर्ग निकल जा रहा है बाय मिस्टेक, कौन सा था, क्यों था। ठीक है, अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार हम कुछ आंकड़ों को समझ लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, खूब पूछता है दबा के जनगणना के हिसाब से। देखिए 2011 की जनगणना के हिसाब से हमारी जो कुल जनसंख्या थी वो थी 121.09 करोड़। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में ये 140 करोड़ हो चुकी है।
ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट हम पढ़ नहीं रहे, हम तो भूगोल पढ़ रहे हैं। तो 121 करोड़ जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि लेटेस्ट जनगणना थी, उसके बाद अभी जनगणना नहीं हुई है। जिसमें से देखिए, इसमें से 51.47% क्या थे, पुरुष थे और 48.53, ठीक है, 48.53% क्या थी, महिला थी। 53% क्या थी, महिला थी, ठीक है। ध्यान समझिएगा, पहले 121 करोड़ पूरी जनसंख्या थी, उसमें 51%, लगभग मोटा मोटा मान लीजिए 52 या 51.5, तो 51% क्या थे, पुरुष थे और 48.53%, पूरा देखिए एनसीईआरटी का डेटा है, जरा भी इधर उधर नहीं है, ठीक है। 51.47% पुरुष थे, 48.53% क्या थी, महिला थी। क्लियर हो गया? चलिए, अच्छा ये क्लियर हो गया। फिर जनगणना करने वालों ने देखा, यार देखो पहले कौन कौन राज्य ढेर बहुराए हैं। ढेर बहुराए हैं मतलब कहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और कौन कौन राज्य एकदम मस्ती में पड़े, उनको कोई मतलब नहीं, जनसंख्या बढ़े चाहे परिवार बढ़े चाहे मत बढ़े, उनको भी नोटिस कर लेते हैं, उनको इनाम दे देंगे। हाँ, तो इस हिसाब से जब देखा गया तो उत्तर प्रदेश राज्य, देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में जनसंख्या सबसे क्या थी, ज्यादा थी। उत्तर प्रदेश राज्य में जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। कम की बात करें तो सिक्किम राज्य में जनसंख्या क्या थी भैया, सबसे कम थी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम प्रदेश, ठीक है, सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, देखिए ये इसी में कंफ्यूजन होगी आपको, क्योंकि बहुत सारे हैं ना। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है हमारी, चूंकि है तो मुंबई में, लेकिन मुंबई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, इसलिए सेकंड नंबर पे आता है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या है केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से देखा जाए तो। और यही अगर कम की बात कर दें, सबसे कम किस में है, तो लक्षद्वीप में, ठीक है, लक्षद्वीप में। क्लियर हुआ? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य की बात कहा जाएगा तो उत्तर प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। क्लियर हो गया? लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये थी जानकारी हमारी जनसंख्या के बारे में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका ऐसे साले नॉलेज लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम समझते हैं आगे। अच्छा, ये देखने के बाद में चलो ये भी क्लियर हो गया, तो फिर लोगों ने जनगणना के अनुसार देखा, क्या देखा, जैसे मान लीजिए लोगों ने देखा कि ये एरिया कितना है, 1 किलोमीटर का, और ये एरिया है 1 किलोमीटर का। लोगों ने देखा कि यहाँ जो है, यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं, मान लीजिए यहाँ 100 लोग बसे हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने देखा 2 ही लोग बसे हैं। यहाँ उन्होंने देखा कि 100 लोग बसे हैं, यहाँ 2 ही लोग बसे हैं। कहीं यार ये क्या सिस्टम है, मतलब प्रति 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल पर जितने व्यक्ति बसे होते हैं उनको हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर पर जितने पीपल होते हैं, जितने लोग होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं जनसंख्या घनत्व, ठीक है। जनसंख्या घनत्व की बात कही जाए, जनसंख्या घनत्व मीन्स 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग बसे हैं। ओवरऑल की बात की जाए तो 382, ठीक है, प्रति किलोमीटर स्क्वायर।
यानी कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 382 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि भारत के 1 किलोमीटर एरिया में, भारत के 1 किलोमीटर एरिया में 382 लोग रहते हैं। अब ये अनुपात आप सोच रहे होंगे 382 लोग रहते हैं, एक गांव में तो 6800 लोग रहते हैं, और वही अगर रेगिस्तान में चले जाए तो कोई नहीं रहता। ये ओवरऑल आंकड़ा है, ठीक है, ओवरऑल पूरा आंकड़ा है, क्योंकि कहीं कहीं 1 किलोमीटर में हजारों लोग रहते हैं, कहीं कहीं 2-4 रहते हैं, कहीं कहीं 500 रहते हैं। तो ओवरऑल जब लिया गया भारत का पूरा जो क्षेत्रफल है 32,87,263, उससे जब ओवरऑल लिया गया तो ये देखा गया कि 382 व्यक्ति प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर में वास करते हैं या निवास करते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो जनसंख्या घनत्व हुआ भारत देश का 382 प्रति किलोमीटर के स्क्वायर से हो गया। फिर अब ये देखा गया कौन कौन राज्य ढेर बहुराए हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखिए राज्य की बात करें जनसंख्या घनत्व के टर्म में, तो बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है कितना, 1006 व्यक्ति प्रति किलोमीटर पे यहाँ पे वास करते हैं, ठीक है। कम की बात कही जाए तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ मात्र 17 व्यक्ति, ठीक है, कितने, मात्र 17 व्यक्ति, मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर के एरिया में। केंद्र शासित प्रदेश की बात कही जाए, केंद्र शासित प्रदेश की बात कही जाए, यहां जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहां है, दिल्ली में 11,320, सोचिए प्रति किलोमीटर में 11,320 व्यक्ति रहते हैं। वहीं अगर कम की बात कही जाए तो अंडमान निकोबार में, ठीक है, अंडमान निकोबार में कितने रहते हैं, 46 व्यक्ति, 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है, 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। ये हो गई बात जनसंख्या घनत्व की। समझ में आया आपको, जनसंख्या घनत्व मतलब 1 किलोमीटर एरिया में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, ये होता है जनसंख्या घनत्व। ओवरऑल पूरा भारत की बात करें तो 382, राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा बिहार में 1106 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में। कम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पहला आपका जो है वो दिल्ली है, जिसमें 11,320 लोग रहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में ज्यादातर दिल्ली पहला होगा, ठीक है, ज्यादा वाले में। उसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप में 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर से वहां पे वास करते हैं। क्लियर हो गया। चलिए देखिए, ये मोटा मोटा हमने जनसंख्या के बारे में समझा, जनसंख्या घनत्व के बारे में समझा, उससे संबंधित राज्यों को देखा। अब हम थोड़ा सा टर्म अपना आगे बढ़ाते हैं और नगरीकरण के बारे में समझते हैं। देखिए नगरीकरण होता क्या है, अगर किसी क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में 5,000 लोग रहते हैं, कितने, मिनिमम 5,000 लोग, तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, नगर, ठीक है, क्या कहा जाता है, नगर। यही लोग अगर बढ़ करके 1 लाख हो जाते हैं, 1 लाख, तो यही नगर अब क्या कहलाने लगता है, शहर, ठीक है। 5,000 लोग थे तो नगर, 1 लाख हो गए तो शहर। अब अगर यही लोग और बढ़ करके जनसंख्या 10 लाख हो जाती है तो अब ये कहलाएगा महानगर, ठीक है, महानगर। जैसे कि दिल्ली है आपका, मुंबई है आपका, ये क्या है, महानगर है। अच्छा 10 लाख से संख्या बढ़ करके 1 करोड़ हो जाती है तो ये सिटी क्या कहलाती है, मेगा सिटी, ठीक है, क्या कहलाती है, मेगा सिटी। तो इस हिसाब से लोगों को या जनसंख्या के हिसाब से नगरीकरण किया जाता है। जहां 5,000 उपस्थित हैं उसको नगर बोला जाता है, जहां 1 लाख उपस्थित है उसको शहर बोला जाता है, जहां 10 लाख उपस्थित है उसको महानगर बोला जाता है, और जहां 1 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या उपस्थित है उसको क्या कहा जाता है, उसको मेगा सिटी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, मेगा सिटी कहा जाता है। क्लियर हो गया। चले देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चूंकि लोग हैं, लोग में कुछ लोग ऐसे होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पढ़े लिखे नहीं भी होंगे। तो अब हम समझते हैं पढ़े लिखे लोग और ना पढ़े लिखे लोगों के विषय में,
ठीक है, अर्थात साक्षरता। साक्षरता, देखिए ओवरऑल हम बात करते हैं, जब साक्षरता की गणना की गई या ये देखा गया, ये जांच पड़ताल किया गया कि भारत में कितने व्यक्ति पढ़े लिखे हैं, कितने व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उस संदर्भ में देखा गया तो ओवरऑल ये पाया गया कि 74.04 व्यक्ति या इतना प्रतिशत व्यक्ति भारत में क्या है, साक्षर हैं। साक्षर मतलब पढ़े लिखे हैं। इनमें से 82 दशमलव, ठीक है, देखिए एग्जैक्ट डेटा तो नहीं, 82.14, ठीक है, ये देखिए एग्जैक्ट डेटा तो नहीं, लगभग 82 हाँ 14, ठीक है, और 65.46, 65.46 एग्जैक्ट डेटा ये है। इतनी प्रतिशत महिलाएं क्या हैं, शिक्षित हैं, और 82.14% पुरुष क्या हैं, शिक्षित हैं। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो लगभग 17% के आसपास पुरुष जो है वो महिलाओं से ज्यादा शिक्षित हैं। क्लियर हुआ? देखिए अगर ओवरऑल साक्षरता ली जाए तो 100 में से मोटा मोटा 100 में से 74 ऐसे लोग हैं भारत में जिनको पढ़ना लिखना आता है, लेकिन उनमें से भी 82% पुरुषों को पढ़ना लिखना आता है, 65% महिलाओं को पढ़ना लिखना आता है। अच्छा, ये साक्षरता है क्या? क्या इसका कोई मानक है या ऐसे ही आ गया? देखिए मानक ये है कि 7 वर्ष से जो ज्यादा है, 7 वर्ष से जो ज्यादा है वो व्यक्ति किसी एक विषय से या किसी एक भाषा से पढ़ना लिखना जानता हो, उसको हम क्या कहते हैं, साक्षर कहते हैं। ठीक है, साक्षरता इक्वल टू होता है 7 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति डिवाइड या भाग देना है कुल जनसंख्या गुणे 100। ठीक है, तो साक्षरता आप ये ध्यान रखिएगा, साक्षरता का फॉर्मूला ही यही होता है। क्या होता है भैया? 7 वर्ष से अधिक साक्षर जो होते हैं डिवाइड बाय कुल संख्या इंटू 100। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे देश की साक्षरता प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो भारत देश की साक्षरता प्रतिशत है 74.04, जिनमें पुरुष की साक्षरता प्रतिशत है 82.14, महिलाओं की है 65.46 साक्षरता प्रतिशत देखने को आपको मिल जाती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वही आएगा हमारा, कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे साक्षरता सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, और कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे साक्षरता सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम है। देखिए ज्यादा की बात करें तो केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता है, कम की बात करें तो बिहार में सबसे कम साक्षरता है। ठीक है, बिहार में सबसे कम साक्षरता है। वही अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो देखिए लक्षद्वीप ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है पढ़ाई से, तो लक्षद्वीप सबसे ज्यादा साक्षर है। और कम की बात करें तो दादर नागर हवेली। ठीक है, दादर नागर हवेली, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा साक्षरता किस राज्य में है? केरल में। सबसे कम किस राज्य में है? बिहार में। इसलिए बिहार का डेवलप आजकल बहुत कम हो गया है। उसके बाद में सबसे ज्यादा साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश में कौन किसका है? लक्षद्वीप का। और सबसे कम की बात करें साक्षरता तो किसका है? दादर नागर हवेली। ठीक है, दादर नागर हवेली। क्लियर हुआ? जनसंख्या के बारे में आपने सीखा, जनसंख्या घनत्व के बारे में आपने सीखा, और आपने किसको सीखा? साक्षरता के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा जो टॉपिक है वो है लिंगानुपात। क्या है भाई? लिंगानुपात। देखिए लिंगानुपात है क्या? प्रति 1000 व्यक्ति पर महिलाओं की संख्या। यानी कि अगर एक गांव में 1000 व्यक्ति हैं और उस गांव में 532 महिलाएं हैं तो वहां की जो लिंगानुपात माना जाएगा, कितना माना जाएगा? 532। यानी कि महिलाओं की कितनी संख्या है 1000 पुरुषों पर, वही होता है हमारा साक्षरता। बात को समझिएगा। देखिए अब
देखिए कहावत है कि एक महिला हजारों पुरुषों पर भारी है, तो वही हाल यहाँ भी है। 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लिंगानुपात। हमारे भारत में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, इसलिए हमारे यहाँ का लिंगानुपात कितना है, 943। ठीक है, तो भारत का लिंगानुपात कितना है, 943। कितना है भैया, 943। कितना है, 943। देखिए राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो कहाँ है, केरल में। क्योंकि केरल के लोग पढ़े लिखे हैं, वो गर्भ में बच्चों को नहीं मारते, तो केरल में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। कितना है, 1084। कितना है भैया, 1084। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुदुचेरी में है। पुदुचेरी में कितना है, 1037। ठीक है, देखिए राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल में है। कम की बात करें, सबसे कम हरियाणा में है। देखिए हरियाणा में आज भी लड़कियों को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, वहां खेलने कूदने का मौका दिया जाता है, और हरियाणा की बेटियों ने हमारे देश का नाम भी ऊंचे लेवल पे रोशन किया है। तो सबसे कम यहाँ महिलाएं हैं, इसीलिए महिलाओं को यहाँ पे सुरक्षा विशेष दी जाती है। तो हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 879। ठीक है, कितना है, 879। वही अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दमन और दीव। देखिए दमन मतलब ऐसे मोटा समझिएगा कि जहां महिलाओं का अपमान होता हो, हालांकि होता नहीं है, बस समझने के लिए बता रहे हैं। दमन व दीव, दमन व दीव में लिंगानुपात मात्र कितना है, 618 है। कितना है, 618। ठीक है, लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर महिलाओं की संख्या को हम लिंगानुपात बोलते हैं। ओवरऑल बात करें तो भारत का लिंगानुपात कितना है, 943। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है, केरल में 1084। सबसे कम की बात करेंगे तो हरियाणा में 618। वही केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे ज्यादा है पुदुचेरी में 1037, और सबसे कम की बात करेंगे तो आपका दमन द्वीप में है 618। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने लिंगानुपात पढ़ लिया, हम लोगों ने साक्षरता पढ़ लिया, नगरीकरण पढ़ लिया, जनसंख्या पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा जो छोटी मोटी चीजें हैं उसको समझते हैं, जैसे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। देखिए हमारे यहाँ राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ये लागू होता है, और कब होता है हम इसको समझते हैं। देखिए राष्ट्रीय जनसंख्या जो नीति है ये आपकी आती है 1952 में। ठीक है, जब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जनसंख्या नीति आई, तो इसने काफी सारी चीजों को फोकस किया। जैसे शिशु मृत्यु दर, मतलब बच्चे क्यों मर रहे हैं, जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उससे कम मर रहे हैं या उससे ज्यादा मर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 10 बच्चे पैदा हुए और जो पुराने 12 तो मर गए, तो इसका मतलब -2 हो गया, जितने पैदा नहीं हुए उतने मर गए। तो शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, और उसके साथ साथ में युवा मृत्यु दर, ये तमाम प्रकार की चीजों पे किसने ध्यान दिया, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ने। जब इस पे ध्यान दिया गया तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ने ये नोटिस किया, क्या नोटिस किया, ध्यान समझिएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ने क्या नोटिस किया, इन्होंने नोटिस किया कि 0 से लेकर के लगभग 15 वर्ष की जो आयु का जो बालक होता है या जो बच्चा होता है, उसको इन्होंने कहा अनुउत्पादक वर्ग। वही 15 से लेकर के 14, इसको मान लीजिए, ठीक है, 15 से लेकर के 64 वर्ष आयु के लोगों को क्या कहा गया, उत्पादक वर्ग। क्या कहा गया, उत्पादक वर्ग। फिर 65 से ऊपर व्यक्तियों को फिर क्या कहा गया, अनुउत्पादक वर्ग। देखिए ये उत्पादक और अनुत्पादक वर्ग क्या, उसको हम समझा देते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, 0 से 14 वर्ष की जो आयु है वो एक बच्चा होता है, वो काम नहीं कर सकता और वो किसी भी प्रकार से आर्थिक पैसा या कमा नहीं सकता, तो इसलिए इसको कहा गया अनुत्पादक, मतलब ये कोई उत्पादन नहीं करेगा। वही बूढ़ों की बात करें तो वो भी दूसरे पे आश्रित हो जाते हैं, दूसरे पे क्या हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, अनुपयोगी। काम करने वाला वर्ग कौन सा है, यही है 15 से 64 वर्ग का जो क्षेत्र होता, मतलब वर्ग होता है, उसको क्या कहते हैं, उत्पादक वर्ग।
और जिस राज्य में इसकी जनसंख्या ज्यादा होती है, अर्थात प्रौढ़ों की और युवाओं की संख्या ज्यादा होती है, उस देश को हम क्या कहते हैं? विकासशील। विकासशील मतलब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जिसमें बच्चों की संख्या ज्यादा होती है उसको हम कहते हैं प्रगतिशील। प्रगतिशील मतलब भविष्य में इसका विकास होना तय है। क्लियर हो गया? ठीक है, इतना पूरा आपको समझ में आ गया। अभी ध्यान समझिएगा, मैंने अभी आपको एक टर्म बताया था निर्भर, तो निर्भरता अनुपात। ठीक है, निर्भरता अनुपात क्या होता है इसको ध्यान समझिएगा। निर्भरता अनुपात मतलब कौन निर्भर है और उसके बाद में कौन निर्भर नहीं है। तो निर्भरता अनुपात का उत्तर होगा उत्पादक बटे अनुत्पादक, अनुत्पादक वर्ग। ठीक है, अनुत्पादक वर्ग गुणे 100, यानी कि कितना उत्पादक आपका हो रहा है, कितने नहीं कर रहे हैं, इन दोनों को जब आप सॉल्व कर लेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके, तो आपको निर्भरता अनुपात की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आपको निर्भरता अनुपात की वैल्यू मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जनसंख्या और नगरीकरण का टॉपिक आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है। इसके अगली वीडियो में हम लोग भूगोल के किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद।